जय हिंद। दोस्तों, आज जब मैं मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड के ऊपर में रिसर्च कर रहा था तो मुझे एक हैरान करने वाला डेटा देखने को मिला। क्योंकि इस तरह का काम करने वाला मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड इकलौता फंड है। तो इन सारी चीजों को देख करके यही लग रहा है दोस्तों कि मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड ने अपनी चाल चल दी है स्टॉक मार्केट की सिचुएशन को देखते हुए। आज की वीडियो थोड़ी सी लंबी जरूर हो सकती है, लेकिन यकीन मानिए दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर में आपको काफी कुछ सीखने को मिलेगा। और अगर आप मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड में इन्वेस्ट करने की सोच रहे होंगे तो आपकी इन्वेस्टमेंट की डिसीजन बहुत हद तक आसान हो जाएगी। तो आज की ये वीडियो हमेशा की तरह बहुत इंफॉर्मेटिव होने वाली है, इसलिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप सभी से कि इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। आशा करता हूं आप सब अच्छे होंगे। मैं हूं अनवर अंसारी। चलिए पेश करते हैं। तो अब आप देख सकते हैं हम आ गए हैं लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर, और जितनी सारी फिल्टर्स थी उसे मैंने पहले से ही अप्लाई कर दिया है ताकि आपका समय कम से कम लगे। अब जिस चाल के बारे में इस वीडियो के शुरुआत में मैंने आप सभी से जिक्र किया है उसके बारे में अभी मैं इस वीडियो में दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले हम कुछ डिटेल चेक कर लेते हैं। तो वीडियो की शुरुआत में जैसा कि हम एयूएम साइज चेक करते हैं, तो सबसे पहले हम मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड का एयूएम साइज चेक करेंगे। तो अब आप देख सकते हैं ये वो फंड है जिनका एयूएम साइज इस कैटेगरी में यानी कि मिड कैप कैटेगरी में सबसे ज्यादा है। तो इस मामले में देख सकते हैं कि 5th लार्जेस्ट एयूएम साइज वाला फंड मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड बन गया है। जब मैं वीडियो शूट कर रहा हूं तो 21 फरवरी 2025 का दिन है। तो अभी तक हमें जो यहाँ पे एयूएम देखने को मिल रहा है उसके मुताबिक लगभग 24,500 करोड़ रुपए का एयूएम साइज हो गया है। नो डाउट जिस तरह का परफॉर्मेंस इस फंड ने पिछले दिनों करके दिखाया है, इन सारी चीजों को देखते हुए लोगों ने इसमें खूब पैसा लगाया है, वही डेटा हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। अब हम थोड़ा सा परफॉर्मेंस भी चेक कर लेते हैं। सबसे पहले हम 3 मंथ का एब्सोल्यूट रिटर्न चेक करते हैं। देखिए, जब आप 3 मंथ का एब्सोल्यूट रिटर्न चेक करेंगे तो सारे ही मिड कैप कैटेगरी के जो फंड है उनका रिटर्न माइनस में है। लेकिन हमें ये देखना है कि कौन सा वो फंड है जिसने सबसे कम माइनस में रिटर्न दिया है। तो अब आप देख सकते हैं कि HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटीज फंड ने सबसे कम माइनस में रिटर्न दिया है, लगभग आप देख सकते हैं 6% के आसपास का। और वहीं पे सबसे ज्यादा माइनस में रिटर्न देने वाले फंड को अगर देखा जाए तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे HHBC मिड कैप फंड है। लेकिन यहीं पे आप देख सकते हैं कि मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड भी है। इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि 3 मंथ का जो इसका पीरियड है वो कोई खास नहीं रहा, क्योंकि 3 मंथ का जब हम एब्सोल्यूट रिटर्न चेक करते हैं तो ये अपने गिरावट को रोकने में कामयाब नहीं हो पाया है। जितने भी मिड कैप कैटेगरी के फंड है उनमें से सबसे ज्यादा गिरने वाले फंड की लिस्ट में ये शामिल है। आप देख सकते हैं कि 27वें नंबर पर रैंक कर रहा है, लगभग 10.25% की गिरावट के साथ में। तो 3 मंथ का एब्सोल्यूट रिटर्न तो मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड का फिलहाल हमें ठीक देखने को नहीं मिल रहा है। वहीं पे अगर हम 6 मंथ का एब्सोल्यूट रिटर्न चेक करेंगे तो आप देख सकते हैं कि 6 मंथ में भी हमें सारे फंड में गिरावट ही देखने को मिल रहा है। लेकिन जिस फंड में सबसे कम गिरावट है वो है इन्वेस्को इंडिया मिड कैप फंड, और दूसरे नंबर पर देख सकते हैं मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड है, जिसमें लगभग 6.5% के आसपास की गिरावट हमें देखने को मिल रही है। और 6 मंथ के एब्सोल्यूट रिटर्न के बिहाफ पर जिस फंड में सबसे ज्यादा गिरावट है वो आप देख सकते हैं क्वांट मिड कैप फंड है, यहाँ पे टोरस मिड कैप फंड है, ITI मिड कैप फंड है, मिरा एसेट मिड कैप फंड है। इन सभी फंड में हमें ज्यादा गिरावट देखने को मिल रही है। अब अगर वहीं पे हम 1 साल का एब्सोल्यूट रिटर्न चेक करें तो अब आप देख सकते हैं कि मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड यहाँ पे बेहतर परफॉर्मेंस करते हुए दिख रहा है, लगभग 24% का प्लस में रिटर्न देते हुए दिख रहा है। वहीं पे अगर हम 1 साल का सबसे वर्स्ट परफॉर्मेंस देखें कि किस फंड का है, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे टोरस मिड कैप फंड है, क्वांट मिड कैप फंड है, मिरा एसेट मिड कैप फंड है, UTI मिड कैप फंड है और ITI मिड कैप फंड है। इन्होंने या तो माइनस में रिटर्न दिया है या फिर बहुत कम रिटर्न दिया है। तो 1 साल के एब्सोल्यूट रिटर्न के पीरियड में आप देख सकते हैं कि मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड ने बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस किया है, लगभग 24% का प्लस में रिटर्न दिया है। वहीं पे अगर हम 3 ईयर का CAGR देखेंगे तो आपको यहाँ पे भी मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड ही हमें देखने को मिलेगा, और अगर हम 5 साल का देखेंगे तो भी हमें यहाँ पे मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड ही देखने को मिलेगा। फिलहाल अभी क्वांट मिड कैप फंड यहाँ पे 1 साल के पीरियड में 5 साल के पीरियड में अच्छा करते हुए दिख रहा है, और मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड दूसरे नंबर पर दिख रहा है। अब देखिए, जितना ज्यादा हम पीछे जाएंगे तो क्वांट का और मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड का आपको रिटर्न आपको अच्छा देखने को मिलेगा ही। लेकिन सिचुएशन फिलहाल 3 महीने 6 महीने और साल भर से खराब है, तो हमें 3 महीने 6 महीने और साल भर के बिहाफ पर ही देखना चाहिए। तो वो हमने देखा कि 3 मंथ का जो रिटर्न है एब्सोल्यूट रिटर्न, वो मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड का कोई खास नहीं रहा है। लेकिन अगर 6 महीने साल भर देखें तो बहुत ही शानदार हमें रिटर्न देखने को मिल रहा है। अब हम थोड़ा सा P रेशियो भी चेक करते हैं। P यानी कि प्राइस टू अर्निंग रेशियो। अब देखिए, बहुत लोग इससे इत्तेफाक रखते हैं, बहुत लोग इत्तेफाक नहीं रखते हैं, अपना अपना मान्य है।
लोग मानते हैं कि अगर पी रेशियो जिसका ज़्यादा है वो थोड़ा सा एक्सपेंसिव है। तो पी रेशियो पर जब मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा तो हमारे सामने ऐसे फंड आएंगे जिनका पी रेशियो थोड़ा सा ज़्यादा है। तो आप देख सकते हैं कि मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड का पी रेशियो मिड कैप कैटेगरी में सबसे ज़्यादा है, लगभग लगभग आप देख सकते हैं 68-69% के आसपास का है। तो नो डाउट इनके जो पोर्टफोलियो में स्टॉक्स हैं वो थोड़े से महंगे, थोड़े से ओवर वैल्यूड जरूर है, इसीलिए इनका जो पी रेशियो है वो अपनी कैटेगरी में सबसे ज़्यादा है। अब हम थोड़ा सा होल्डिंग भी चेक कर लेते हैं कि कितना पैसा इन्होंने स्मॉल कैप स्टॉक्स में लगाया है, कितना मिड कैप स्टॉक्स में लगाया है, कितना लार्ज कैप स्टॉक्स में लगाया है। तो अब मैं जब स्मॉल कैप स्टॉक्स पर क्लिक करूंगा तो जिन फंड ने स्मॉल कैप में सबसे ज़्यादा होल्डिंग रखा होगा वो यहाँ पे आ जाएंगे। तो आप देख सकते हैं मिरासेट मिड कैप फंड ने लगभग 27%, यूटीआई मिड कैप में लगभग लगभग 26%। और वहीं पे जब मैं दोबारा क्लिक करूंगा तो हमारे सामने ऐसे फंड आएंगे जिनका स्मॉल कैप में सबसे कम एक्सपोजर है। तो क्वांट मिड कैप फंड ने 0 यहाँ पे कर दिया है, लेकिन मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड आप देख सकते हैं कि इसने सबसे कम होल्डिंग लिया है स्मॉल कैप स्टॉक्स ने। तो मार्केट की सिचुएशन को देखते हुए इन्होंने लगभग लगभग एग्जिट ही कर दिया है स्मॉल कैप स्टॉक से। और वहीं पे अगर मिड कैप होल्डिंग देखा जाए, यानी कि मिड कैप स्टॉक्स में कितना पैसा लगा हुआ है, तो क्वांट मिड कैप ने सबसे ज़्यादा पैसा लगाया है, लगभग 76% के आसपास का। और बड़ौदा पीएनबी परिभाष मिड कैप फंड ने लगभग लगभग 70% के आसपास का। अब जब मैं दोबारा क्लिक करूंगा तो हमारे सामने ऐसे फंड आएंगे जिनके पोर्टफोलियो में सबसे कम मिड कैप है। तो आप देख सकते हैं वीओसी मिड कैप फंड ने लगभग लगभग 43% के आसपास का होल्डिंग रखा है। और वहीं पे मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड ने लगभग लगभग 51% का होल्डिंग रखा है। तो स्मॉल कैप इन्होंने तो लगभग 0 कर दिया और मिड कैप में भी बहुत कम एक्सपोजर इन्होंने रखा है। और वहीं पे अगर लार्ज कैप स्टॉक्स की बात की जाए तो लगभग लगभग आप देख सकते हैं 22.5% के आसपास का इन्होंने एक्सपोजर रखा है। और वहीं पे अगर ओवरऑल इक्विटी की बात की जाए तो सबसे ज्यादा इक्विटी में किसने पैसा लगा के रखा है, तो आप देख सकते हैं निप्पॉन इंडिया ग्रोथ फंड ने ओवरऑल अपना लगभग पूरा ही पैसा लगा के रखा है, 99.39%, यानी कि 99.5% पैसा लगा के रखा है। वहीं पे इन्वेस्को ने भी लगभग पूरा पैसा लगा के रखा है। अब हम ये चेक करते हैं कि किसने सबसे कम पैसा लगा करके रखा है। तो अब आप देख सकते हैं कि मिड कैप कैटेगरी में जितने भी फंड हैं उनमें से इकलौता मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड है जिसने सबसे कम पैसा भी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करके रखा है, 75.62%, यानी कि लगभग लगभग 75.5% पैसा। इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि इनके पास 24 से 25% पैसा कैश में पड़ा हुआ है। इसी के बारे में वीडियो के शुरुआत में मैंने जिक्र किया कि मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड ने बहुत बड़ा चाल चला है स्टॉक मार्केट के सिचुएशन को देखते हुए। अपना लगभग लगभग आप देख सकते हैं कि 24 से 25% पैसा एग्जिट कर लिया है, यानी कि मार्केट से बाहर निकाल दिया है। अब आप यही सोचिए दोस्तों कि जब इन्होंने 75% पैसा अप्रोक्सीमेट लगा कर इतना शानदार रिटर्न जनरेट किया है, तो जब अगर ये 100% पैसा इन्वेस्ट कर देंगे तो रिटर्न का क्या आलम होगा। तो इन सारी चीज़ों को देख करके यही समझ में आ रहा है दोस्तों कि फिलहाल जितना पैसा इन्होंने लगाया है उस हिसाब से भी इतना शानदार रिटर्न इन्होंने जनरेट किया है और अपने पोर्टफोलियो को भी बहुत ही शानदार तरीके से मैनेज किया है। और स्टॉक मार्केट की सिचुएशन को देखते हुए अभी इनके पास लगभग 24 से 25% पैसा रिजर्व में भी है। जब भी स्टॉक मार्केट में अच्छा मौका, अच्छी अपॉर्चुनिटी आएगी, तब इस पैसे को इन्वेस्ट करके ये इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठा सकते हैं। देखिए यहाँ पे डेट होल्डिंग में 0 है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पे जो इनका 24 से 25% पैसा है वो कैश में पड़ा हुआ है। खैर अभी मैं आगे आपको डेटा दिखाऊंगा। तो चलिए कुछ और भी डिटेल हम चेक कर लेते हैं। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैं यहाँ पे होम पेज पर आ गया हूँ। अगर मैं यहाँ पे 1 साल का डेटा चेक करूँ दोस्तों तो आप देख सकते हैं कि मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड का दिसंबर 16 दिसंबर 2024 के दिन 130 रुपया 66 पैसे की एनएबी थी। वहां से गिर करके अभी फिलहाल 106 रुपये 42 पैसे पर इसकी एनएबी ट्रेड कर रही है, यानी कि अच्छा खासा अपने हाई से इसकी जो एनएबी की प्राइस है वो गिर गई है। तो ठीक ठाक एनएबी की प्राइस में हमें गिरावट भी देखने को मिल रहा है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमें बहुत ही शानदार तरीके से मतलब कह सकते हैं कि गिरावट देखने को मिला है। तो एक तरह से कह सकते हैं कि ठीक ठाक हमें मौका यहाँ पे देखने को मिल रहा है। वहीं पे अगर की मैट्रिक्स की बात की जाए, एक्सपेंस रेशियो की बात की जाए, तो यहाँ पे देख सकते हैं 0.65%, यानी कि आधे % से थोड़ा सा ज्यादा है। पी रेशियो तो जैसा कि मैंने आपको दिखाई दिया थोड़ा सा ज्यादा है ही। बाकी के रेशियोज देख सकते हैं आप ठीक ठाक हैं। अगर स्कीम इन्फॉर्मेशन की बात की जाए तो यहाँ पे ग्रोथ प्लान भी अवेलेबल है, लॉक इन पीरियड इसमें नहीं है और एग्जिट लोड लगता है अगर आप 365 दिन से पहले अपना पैसा विड्रॉल कर लेते हैं। एसआईपी इसमें है, अलाउ है। और अगर बात की जाए लमसम की तो अच्छी बात यहाँ पे ये है कि सिर्फ 500 रुपये से आप लमसम कर सकते हैं। और अच्छी बात इसमें यह भी है कि जब आप सेकेंड बार लमसम करेंगे तो भी आपको मिनिमम 500 रुपये से लमसम कर सकते हैं। और जैसा कि ज्यादातर मिड कैप फंड का इंडेक्स बेंचमार्क होता है वही इसका भी है, निफ्टी मिड कैप 150 TRI।
और यहाँ पे अगर पीयर कंपैरिजन देखा जाए तो यहाँ पे भी बहुत ही शानदार डेटा है। आप देख सकते हैं मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड को कंपेयर किया गया है एचडीएफसी मिड कैप अपॉर्चुनिटीज फंड से, कोटक इमर्जिंग इक्विटीज फंड से और निप्पॉन इंडिया ग्रोथ फंड से। अगर एक साल का रिटर्न देखा जाए तो नो डाउट इन तीनों ही फंड से बेहतर रिटर्न देते हुए, बेहतर परफॉर्मेंस करते हुए मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड हमें देखने को मिल रहा है। वहीं पे अगर 3 साल के सीएजीआर की बात की जाए तो यहाँ पे भी सबसे बेहतर परफॉर्मेंस करते हुए मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड ही हमें देखने को मिल रहा है। और अगर लाइफ टाइम सीएजीआर की भी बात की जाए तब भी हमें इन तीनों से बेहतर यानी कि एचडीएफसी, कोटक, निप्पॉन से बेहतर प्रदर्शन करते हुए हमें देखने को मिल रहा है, जो कि लगभग 24% का लाइफ टाइम रिटर्न है। इतना तो बहुत सारे स्मॉल कैप फंड का भी नहीं होता है। तो अब हम एसेट एलोकेशन भी देख लेते हैं। जैसा कि मैंने कहा कि इनका पैसा इक्विटी में 78.41% लगा हुआ है और कैश एंड इक्विवेलेंट की बात की जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लगभग इनके पास पैसा जो है वो 24.5% के आसपास में है। जैसा कि मैंने वीडियो की शुरुआत में आप सभी से कहा कि इन्होंने एक कह सकते हैं कि मतलब खेला कर दिया, गेम कर दिया। इन्होंने बहुत पैसा यहाँ पे कैश में रिजर्व में रखा हुआ है। जब भी इनको अपॉर्चुनिटी मिलेगी तब इस पैसे को ये यूज कर सकते हैं। फ्यूचर एंड ऑप्शन में भी कुछ पैसा इनका लगा हुआ था, लेकिन फिलहाल उस पैसे को इन्होंने विड्रॉ कर लिया है, इसलिए यहाँ पे माइनस में हमें देखने को मिल रहा है। वहीं पे अगर सेक्टर डिस्ट्रीब्यूशन की बात की जाए तो अदर्स में इनका पैसा लगभग 26% के आसपास में लगा हुआ है। आईटी सर्विसेज एंड कंसल्टेंसी में देख सकते हैं यहाँ पे भी लगभग 24% के आसपास पैसा लगा हुआ है। होम इलेक्ट्रॉनिक्स एंड अप्लायंसेज में देख सकते हैं लगभग 8% के आसपास पैसा लगा हुआ है। प्रिसीजन मेटल्स, ज्वेलरी एंड वॉचेज में देख सकते हैं लगभग 7.25% पैसा लगा हुआ है। केबल में भी लगभग 6.5% के आसपास पैसा लगा हुआ है। और इस तरह के 14 और सेक्टर हैं जिनमें इनका पैसा लगा हुआ है। अब हम सेक्टर वेटेज भी देख लेते हैं कि क्या अपने सेक्टर की वेटेज में ये बदलाव करते हैं। तो सबसे पहले अदर्स हम चेक कर लेते हैं, क्योंकि अदर्स में इनका सबसे ज्यादा पैसा लगा हुआ है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैसिव बदलाव हमें देखने को मिल रहा है। दिसंबर 2023 में इस सेक्टर में, जिसको ये अदर्स लिख करके रखे हैं, इसमें लगभग 3.25% के आसपास पैसा लगा हुआ था, जिसे इन्होंने बढ़ा करके 26% कर दिया है। यानी कि 1/4 अपना पैसा अदर्स में इन्होंने लगा करके रखा है। वहीं पे हमारा जो दूसरा सेक्टर है आईटी सर्विसेज एंड कंसल्टेंसी, इसमें भी आप देख सकते हैं कि लगभग बहुत ज़्यादा इसमें बदलाव हमें देखने को नहीं मिल रहा है। लेकिन अगर हम होम इलेक्ट्रॉनिक्स एंड अप्लायंसेस की बात करें तो यहाँ पे देख सकते हैं दिसंबर 2023 में लगभग 4.25% के आसपास पैसा था, जिसे इन्होंने बढ़ा करके लगभग जनवरी 2025 में 8% के आसपास में कर दिया है। वहीं पे अगर प्रिसीजन मेटल्स, ज्वेलरी एंड वॉचेस की बात की जाए तो यहाँ पे देख सकते हैं दिसंबर 2023 में 0 एक्सपोजर था, जिसे इन्होंने बढ़ा करके मार्च 2024 में लगभग 10% के आसपास किया और फिलहाल हमें 7.25% के आसपास का एक्सपोजर देखने को मिल रहा है। वहीं पर अगर केबल्स की बात की जाए तो इसमें आप देख सकते हैं दिसंबर 2023 में सिर्फ आधे % का एक्सपोजर था, जिसे इन्होंने बढ़ा करके दिसंबर 2024 में 11% कर दिया और फिलहाल अभी हमें यहाँ पे 6.5% का एक्सपोजर देखने को मिल रहा है। वहीं पे अगर रिटेल की बात की जाए तो इसमें आप देख सकते हैं कि दिसंबर 2023 में, मार्च 2024 में, जून 2024 में, सितंबर 2024 में 0 एक्सपोजर था और दिसंबर 2024 में आप देख सकते हैं लगभग 8% का एक्सपोजर था और फिलहाल जनवरी 2025 में आप देख सकते हैं लगभग 6% के आसपास का एक्सपोजर है। तो अपने सेक्टर के वेटेज में ये मैसिव बदलाव कर रहे हैं। मुझे लगता है कि इसी कारण से इनका जो रिटर्न है इतना बढ़िया आ पा रहा है, क्योंकि इन सारी चीज़ों को देखते हुए ये लग रहा है दोस्तों कि अपने पोर्टफोलियो को या फिर अपने फंड को ये बहुत ही एक्टिव होकर के मैनेज कर रहे हैं। और यहाँ पे आप होल्डिंग भी देख सकते हैं, करंट होल्डिंग यहाँ पे देख सकते हैं। करंट होल्डिंग में इनके पास प्रेसिजन सिस्टम है, कोफोर्ज लिमिटेड है, कल्याण ज्वेलर्स है, डिक्सन टेक्नोलॉजी है, ट्रेंड है, पॉलीकैप इंडिया है, मैक्स हेल्थ केयर है और भारतीय हेक्सा है, ट्यूब इन्वेस्टमेंट है। तो जो भी इन्होंने स्टॉक्स चुने हैं नो डाउट बहुत ही शानदार स्टॉक्स चुने हैं। और अगर फंड मैनेजर्स की बात की जाए, और यहाँ पे एक चीज मैं और अभी आपको दिखाऊंगा जो इन फंड मैनेजर्स को, इस कैटेगरी के जो फंड मैनेज करने वाले फंड मैनेजर्स हैं उनसे इनको अलग करता है। तो इस फंड को 3 फंड मैनेजर मैनेज करते हैं, कि निकेत शाह, जिनका एक्सपीरियंस फिलहाल यहाँ पे हमें देखने को नहीं मिल रहा है। दूसरे फंड मैनेजर है अजय खंडेलवाल, जिनका एक्सपीरियंस 10 साल का है। और तीसरे फंड मैनेजर है राकेश शेट्टी, जिनका एक्सपीरियंस 13 साल का है। अब यहाँ पे देख सकते हैं मैनेजमेंट परफॉर्मेंस, यहाँ पे हमें 63 जो मिड कैप कैटेगरी के फंड है, यहाँ पे देख सकते हैं इक्विटी मिड कैप फंड
63 जो मिड कैप कैटेगरी के फंड है, खैर 63 तो एएमसी ही नहीं है, तो यहाँ पे 63 फंड कहाँ से होंगे मिड कैप का, तो ये रेगुलर और डायरेक्ट दोनों को जोड़ करके बता रहा है, इसलिए यहाँ पे 63 डेटा दिख रहा है। तो जितने भी मिड कैप कैटेगरी के फंड हैं, उन फंड को मैनेज करने के मामले में ये जो अजय खंडेलवाल है, इनकी जो रैंकिंग है वो 1 नंबर की है। ये मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड को मैनेज करते हैं, तो इस कैटेगरी के फंड को मैनेज करने के एवज में इनका जो रैंकिंग है वो 1 नंबर पर है। देखिए, अगर आप इस वेबसाइट का इस्तेमाल करेंगे तो कभी आपको अजय खंडेलवाल यहाँ पे देखने को मिलेंगे, कभी राकेश शेट्टी देखने को मिलेंगे, कभी आपको निकेश शाह देखने को मिलेंगे। तो एक फंड मैनेजर को यहाँ पे क्रेडिट देना ठीक नहीं रहेगा। ओवरऑल ये जो तीनों ही फंड मैनेजर हैं, इन तीनों का ही हाथ है ये जो फंड इस तरह का परफॉर्मेंस कर रहा है, तो इन तीनों को ही क्रेडिट देना होगा। तो अपनी फंड को मैनेज करने के एवज में, यानी कि मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड को मैनेज करने के एवज में इनको 1 नंबर का रैंकिंग मिला हुआ है। इतना शानदार ये परफॉर्मेंस करके दिखा रहे हैं। और अगर आप इस वेबसाइट का इस्तेमाल करते होंगे तो यहाँ पे आपको कुछ ओपिनियन वाले वीडियोस भी देखने को मिल जाएंगे। इन वीडियो को भी देख करके आपको बहुत हद तक आप कह सकते हैं कि आपको ओपिनियन मिल जाएगा। तो आज की वीडियो में जो भी हमने देखा दोस्तों, उन सभी चीज़ों को देख करके तो यही लग रहा है कि मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड अपनी कैटेगरी का एक बहुत ही अच्छा फंड है। और अगर हम एक मिड कैप कैटेगरी का फंड अपनी पोर्टफोलियो में ऐड करना चाहते हैं तो मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड वन ऑफ द बेस्ट चॉइस हो सकती है। और अगर बात करें फ्यूचर की, तो वो तो हमें फ्यूचर में ही पता चलेगा कि कैसा परफॉर्मेंस हमें देखने को मिलेगा। लेकिन फिलहाल जिस तरह की स्टॉक मार्केट की सिचुएशन को देख करके इन्होंने कैश में होल्डिंग रखा है, इन सारी चीज़ों को देख करके तो यही कहा जा सकता है कि बहुत ही शानदार ये काम करते हुए दिख रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आप सभी को अच्छी लगी होगी। अगर आज की वीडियो आप सभी को अच्छी लगी है तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और इस वीडियो को अपने फ्रेंड और फैमिली के बीच जरूर से शेयर कीजिएगा ताकि वो भी अवेयर हो जाए। इस वीडियो के आखिर में बस मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूँ कि अपना और अपने फैमिली का बहुत ख्याल रखिएगा। मैं मिलूंगा इसी तरह के किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय।